हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड रिव्यू। आई एम साक्षी कौशिक। और जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अभी तक 12th क्लास के जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। एंड वी स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 1 विच इज़ वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो ये जो चैप्टर 1 है, इस पर 2 पार्ट्स वीडियो के ऑलरेडी बन चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये जो पार्ट है वो पार्ट 3 है। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल या आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस कर दिया है, देन मेक श्योर कि आप उन वीडियोस को भी देख लें, बिकॉज उन वीडियोस में हमने काफ़ी सारे पॉइंटर्स कवर किए हुए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। राइट, सो उन वीडियोस का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मेक श्योर यू ऑल्सो वॉच इट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो से। एंड आई होप आप लोगों ने अपने नोटबुक पेन कुछ ना कुछ नोट करने के लिए रख रखा है, ताकि साथ साथ आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएं। सो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि अभी तक के जो 2 वीडियोस हैं हम उनमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। राइट, वी टॉक्ड अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, फिर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का असेसमेंट कैसे होता है, डोमेन्स क्या होते हैं। राइट, फिर हमने असेसमेंट मेथड्स के बारे में भी डिस्कशन किया था डिटेल में। वी टॉक्ड अबाउट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस की जब हमने बात की तो हमने अर्ली इंटेलिजेंस थ्योरिस्ट्स के बारे में पढ़ा, और फिर हमने इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं बेस्ड ऑन साइकोमेट्रिक अप्रोच एज वेल एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, ये जो सारी की सारी थ्योरीज हैं ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट, क्योंकि ये ऑलरेडी कवर्ड है। तो आप उन वीडियोज़ को जाके देखिए इन थ्योरीज के बारे में समझने है तो। राइट, फिर साइकोमेट्रिक अप्रोच क्या होता है हमने वो देखा था। इस पर बेस्ड जो डिफरेंट थ्योरीज है वो हम ऑलरेडी कवर कर ही चुके हैं। जो लोग ऑलरेडी वो पार्ट्स देख चुके हैं उनको याद आ रहा होगा ये सब। राइट, फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच क्या होता है वो डिस्कस किया था, और इस पर बेस्ड जो हमारी थ्योरीज हैं हमने वो डिस्कस की थी। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद दिस चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है थोड़ा वास्ट है, इसीलिए मैं इसको डिटेल में 3 पार्ट्स में डिवाइड करके कर रही हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। ठीक है, हम इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी बात कर चुके हैं, दैट व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट वेरियस थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। बट नाउ हमें किस चीज़ के बारे में बात करनी है कि क्या कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं इंटेलिजेंस में। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब कि अगर 2 लोगों को मैंने सामने ला के रख दिया, ठीक है, क्या उन दोनों में कोई डिफरेंस होगा कि उनका क्या लेवल है इंटेलिजेंस का। राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। In this, what we are going to begin with is intelligence, the interplay of nature and nurture. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वेरियस थ्योरीज अब जो सामने आया है वो ये आया है कि हमारी जो इंटेलिजेंस होती है वो एक इंटरप्ले होता है, यानी कि एक मिक्सचर होता है हमारे नेचर का और हमारे नर्चर का। अब ये नेचर और नर्चर क्या होता है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। नेचर मीन्स हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब हमारे जो जीन्स हैं। ठीक है, तो नेचर का क्या मतलब होता है, हमारी क्या हेरिडिटी है, हमारे क्या जीन्स आए हैं हमारे अंदर थ्रू आवर पेरेंट्स एंड ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट। राइट, और नर्चर क्या होता है, नर्चर इज द इन्वायरमेंट वी लिव इन, कि हम कैसे टाइप के इन्वायरमेंट में करंटली रह रहे हैं, दैट इज द नर्चर। सो नेचर इज द हेरिडिटी एंड नर्चर इज द इन्वायरमेंट। तो इन दोनों का क्या रोल है इंटेलिजेंस में, उसको मेजर करने के लिए काफ़ी सारी जो है एविडेंसेस इकट्ठे किए गए थे और रिसर्च की गई थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी, दैट इज द रोल ऑफ नेचर. So the evidence for this influence, that is hereditary influence on intelligence, it comes from studies on twins and adopted children. तो जो twins होते हैं और जो adopted children होते हैं उन लोगों के ऊपर स्टडी की गई थी ताकि एविडेंस इकट्ठा किया जाए in order to see whether there is any role of heredity in the intelligence that a person has. तो उससे क्या सामने आया देखो, जब आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रेटर्नल ट्विन्स पे स्टडी की गई, सो व्हाट दे फाउंड आउट वाज दैट द आइडेंटिकल ट्विन्स हु वर रियर्ड टुगेदर, व्हाट डज इट मीन रियर्ड टुगेदर, मतलब उनको साथ में एक ही फैमिली में पाला गया था, एक ही घर में रख के। ठीक है, सो व्हेन आइडेंटिकल ट्विन्स वर रियर्ड टुगेदर, उनका जो इंटेलिजेंस लेवल का कोरिलेशन था वो था 0.90, विच इज़ वेरी हाई, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल थे उन दोनों के इंटेलिजेंस लेवल्स। बट जब इन आइडेंटिकल ट्विन्स को अलग अलग करके पाला गया, व्हेन दे वर रियर्ड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो वो कोरिलेशन थोड़ा कम हो गया, दैट इज टू 0.72।
बट फिर भी द कोरिलेशन इज वेरी हाई बिटवीन इंटेलिजेंस, राइट. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रैटर्नल ट्विन्स हु वर रियर्ड टुगेदर, फ्रैटर्नल ट्विन्स का क्या हुआ, कोरिलेशन आया 0.60. एंड नेक्स्ट इज सिबलिंग्स. ठीक है, फिर जब हम सिबलिंग्स की बात करते हैं तो जिन सिबलिंग्स को साथ में पाला गया, दैट इज रियर्ड टुगेदर, उनका इंटेलिजेंस का कोरिलेशन 0.50 था, विच इज़ लिटिल लो, राइट. अगर हम आइडेंटिकल ट्विन्स के उससे कंपेयर करें या फ्रैटर्नल ट्विन के उससे भी कंपेयर करें, सो दिस इज़ वेरी लो, है ना. एंड व्हेन दीज सिबलिंग्स वर रियर्ड अपार्ट, देन द कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस बिकम्स वेरी वेरी लो, दैट इज टू 0.25. तो ये तो हो गई स्टडीज ऑन आइडेंटिकल ट्विन्स, फ्रैटर्नल ट्विन्स एंड सिबलिंग्स हु वर, सम वर रियर्ड टुगेदर, सम वर रियर्ड अपार्ट. बट वॉट अबाउट द स्टडीज ऑफ अडॉप्टेड चिल्ड्रन. जब अडॉप्टेड चिल्ड्रन के ऊपर स्टडी किया गया, सो इट वॉज शोन दैट चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस इज मोर सिमिलर टू द बायोलॉजिकल पेरेंट्स रादर दैन अडॉप्टिव पेरेंट्स. तो ये देखा गया था कि जो पेरेंट्स चिल्ड्रन को अडॉप्ट करते हैं वो कौन होते हैं, अडॉप्टिव पेरेंट्स, राइट. बट उन चिल्ड्रन के बायोलॉजिकल पेरेंट्स तो कोई और होता है. सो इट वॉज फाउंड आउट दैट जो बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल्स हैं, they were more similar to their biological parents rather than the parents who had adopted them and are taking care of them. So this was the role of heredity. अब इन सारे स्टैटिस्टिक्स को अगर हम देखेंगे तो इससे तो हमें यही पता लगता है कि भाई जो हमारी हेरिडिटी है, जो हमारे जीन्स हैं, जो नेचर है हमारा, उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है ऑन हाउ इंटेलिजेंट अ पर्सन इज, राइट. बट now we are also going to talk about nurture. The influence of nurture is also equivalently high. So let us see. नर्चर यानी कि द रोल ऑफ इन्वायरमेंट. अब काफ़ी सारी स्टडीज़ हैं विच हैव रिपोर्टेड दैट एज चिल्ड्रन ग्रो इन एज, their intelligence levels tend to move closer to that of their adoptive parents. तो अगर हम जो हमारे अडॉप्टेड चिल्ड्रन थे उनकी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें आगे तक, राइट, तो हमें क्या पता लगता है दैट विद टाइम एज चिल्ड्रन दे ग्रो इन एज एंड दे स्पेंड मोर टाइम विद देयर अडॉप्टिव पेरेंट्स, फिर क्या होता है, धीरे धीरे उनके जो इंटेलिजेंस लेवल्स हैं वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के टूवर्ड्स मूव करने लग जाते हैं, चाहे वो इंक्रीज हो या वो डिक्रीज हो, बट वो अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स के टूवर्ड्स का इंटेलिजेंस लेवल इंक्रीज होने लगता है. Now why does this happen? This happens because of the environment they are living in. क्योंकि उनको कैसा environment provide होगा वो adoptive parents decide करेंगे, and according to that, as they grow, as they feel their environment, they move closer in their intelligence levels to their adoptive parents. और ये भी एविडेंस प्रोवाइड किया गया है स्टडीज़ के द्वारा दैट इन्वायरमेंटल डेप्रीवेशन लोअर्स द इंटेलिजेंस. इन्वायरमेंटल डेप्रीवेशन का मतलब क्या होता है कि अच्छे से न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिल रहा, राइट, द फैमिली बैकग्राउंड इज़ नॉट वेरी गुड, और द स्कूलिंग इज़ नॉट बीइंग ऑफ क्वालिटी स्कूलिंग, वो सब अगर ना मिले तो बोलते हैं इन्वायरमेंटल डेप्रीवेशन. उसकी वजह से इंटेलिजेंस लेवल्स जो हैं वो लोअर हो जाते हैं. However, if the child is provided with rich nutritional food, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, क्वालिटी स्कूलिंग एजुकेशन उसको प्रोवाइड किया जाता है, तो इंटेलिजेंस लेवल्स में इंक्रीज भी देखा जाता है. सो देयरफॉर व्हेन वी टॉक अबाउट दीज टू स्टडीज, इसीलिए फिर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. दैट कंक्लूजन इज दैट इंटेलिजेंस इज अ प्रोडक्ट of a complex interaction between heredity and environment. That means कोई एक अकेला नहीं है जो हमारी इंटेलिजेंस को गाइड कर रहा है. इट इज़ a complex interaction that takes place between our nature, that's our heredity and genes, as well as the nurture, that is the environment a child is exposed to. उन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन होता है जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, and that results in the intelligence an individual has, right. तो ये हो गई बात हमारे इंटरप्ले ऑफ नेचर एंड नर्चर की विद इन इंटेलिजेंस. नाउ वी विल टॉक अबाउट द असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस. दैट मीन्स कि कोई इंसान कितना इंटेलिजेंट है उसको हम असेस कैसे कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आर वी सेइंग दैट समबडी इज़ इंटेलिजेंट एंड समबडी इज़ नॉट इंटेलिजेंट. देखो आज की अगर हम सोसाइटी की बात करें तो मोस्टली पीपल से दैट समबडी हु इज़ स्कोरिंग गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशंस इज़ इंटेलिजेंट, है ना, बट दैट इज़ नॉट एट ऑल ट्रू. उससे इंटेलिजेंस बिल्कुल भी पता नहीं लगती. देर आर सर्टन असेसमेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर इंटेलिजेंस. सो लेट अस स्टडी अबाउट दैट, राइट. सो ईयर 1905 में, प्लीज़ रिमेंबर दिस, अ वेरी हिस्टोरिक ईयर फॉर इंटेलिजेंस, है ना.
In the year of 1905, Alfred Binet and Theodore Simon, they made their first successful attempt to formally measure intelligence. तो इसके पीछे काफ़ी ही अच्छी स्टोरी है जो अल्फ्रेड बीने के इंटेलिजेंस टेस्ट के पीछे है. वो स्टोरी कभी किसी और दिन एक वीडियो में डिटेल में बताएंगे, राइट. एट दिस लेवल इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो, राइट. तो 1905 में क्या था कि अल्फ्रेड बीने एंड थियोडोर साइमन वर द टू पीपल who made their very first attempt which proved to be successful and they could formally measure the intelligence. Now what was it? फिर 1908 में क्या हुआ? 1905 में तो इंटेलिजेंस मेजर करने का अटेम्प्ट हो गया. फिर 1908 में दे गेव अ कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज. उन्होंने मेंटल एज नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया. और मेंटल एज क्या होता है? It is a measure of a person's intellectual development relative to people of her, his or their age group, right? तो एक इंसान का, एक पर्सन का क्या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है एज कंपेयर टू द अदर पीपल ऑफ देयर ग्रुप इज नोन एज मेंटल एज. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी 18 से 20 ईयर्स के एज ग्रुप में हैं तो उतने ही 18 से 20 ईयर्स के एज ग्रुप में जो और लोग होंगे उनका क्या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है और आपका क्या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, उसको आपस में कंपेयर किया जाएगा एंड उससे आपका मेंटल एज निकाला जा सकता है, राइट. दैट इज व्हाट इज नोन एज मेंटल एज, दैट व्हाट इज योर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट एज कंपेयर टू द पीपल ऑफ योर एज ग्रुप, राइट. एंड फिर एक आता है क्रोनोलॉजिकल एज. क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल एज इज अ बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ. जैसे हम अपना हमेशा कहते हैं ना दैट सपोज यू से दैट आई वॉज बॉर्न इन 2000 सो नाउ इट इज़ 2021 सो आई एम 21 ईयर्स ओल्ड. अगर आप ऐसा कहते हो सो दैट इज योर क्रोनोलॉजिकल एज, द एज फ्रॉम बर्थ, ठीक है, द बायोलॉजिकल एज. तो दो चीज़ें होती है, एक होता है आपका मेंटल एज जो होता है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितना है एज कंपेयर टू द पीपल ऑफ योर ओन एज ग्रुप, और एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज कि आपकी बायोलॉजिकल एज क्या है फ्रॉम बर्थ. तो अगर हम एक ब्राइट चाइल्ड की बात करें, ब्राइट चाइल्ड मतलब उसका आईक्यू लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो एक ब्राइट चाइल्ड का जो मेंटल एज होगा वो उसके क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा होगा, और एक डल चाइल्ड का जो मेंटल एज होगा वो उसके क्रोनोलॉजिकल एज से कम होगा, राइट. ऑल्सो दे डिस्क्राइब्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ठीक है. अल्फ्रेड बीने एंड थियोडोर साइमन ने ही एक और टर्म डिस्क्राइब किया था जो था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एज बीइंग 2 मेंटल एज ईयर्स बिलो द क्रोनोलॉजिकल एज. तो जो लोग 2 मेंटल एज ईयर्स नीचे होते हैं अपने क्रोनोलॉजिकल एज से, दे आर डिस्क्राइब्ड एज हैविंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. सो अल्फ्रेड बीने एंड थियोडोर साइमन ने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल 1905 में उन्होंने इंटेलिजेंस को फॉर्मली मेजर करने का तरीका निकाल लिया. देन इन 1908 दे गेव अ टर्म कॉल्ड मेंटल एज एंड दे ऑल्सो डिस्क्राइब्ड व्हाट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, राइट. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड. 1912 में अगर हम आते हैं तो एक नए इंसान का नाम इंट्रोड्यूस होता है हु इज़ विलियम स्टर्न एंड ही इज़ आई गेस ही वॉज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट, राइट, नॉट गेस, ऑफ कोर्स. सो 1912 में विलियम स्टर्न जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, दे गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, ठीक है. इन्होंने क्या दिया, ये जो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आजकल चलता है, राइट, ये जो आईक्यू टेस्ट्स आजकल चलते हैं, व्हाट इज दैट आईक्यू? It was given by William Stern. He was the one who gave the concept of IQ. And what he said was कि जो हमारा IQ होता है उसको नापने का एक फॉर्मूला है. What is the formula? Mental age divided by chronological age into 100. कि आपका क्या मेंटल एज है एक इंसान का डिवाइडेड बाय उस इंसान का क्या क्रोनोलॉजिकल एज है, दैट इज द एज बाय बर्थ, इनटू 100. उससे क्या निकल के आ जाएगा? आईक्यू निकल के आ जाएगा अकॉर्डिंग टू विलियम स्टर्न, राइट. और फिर एक नॉर्मल कर्व भी होता है जो उन्होंने डिस्क्राइब किया था. व्हाट इज द नॉर्मल कर्व? नाउ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द आईक्यू स्कोर्स इट टेंड्स टू अप्रोक्सीमेट अ बेल शेप्ड कर्व. अब देखो इसको ध्यान से समझना, ये बेल शेप्ड कर्व और नॉर्मल कर्व क्या होता है. अगर आप अपनी बुक में भी देखोगे तो ऐसे करके कर्व बना हुआ होगा जहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन है. Now what does this curve or this normal curve, this is in the shape of a bell, है ना. ऐसी ये कोई घंटी होती है, इमेजिन कर लो. मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है ना. तो दिस इज अ शेप ऑफ अ बेल एंड दिस इज अ बेल शेप्ड कर्व नोन एज नॉर्मल कर्व. दिस मीन्स कि जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं पॉपुलेशन में, उनकी भी पॉपुलेशन बहुत कम होती है ना. द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट आर ऑल्सो लेस
in the population, and the percentage of people who have some kind of intellectual disability is also very less. मोर और लेस हमारी पॉपुलेशन ज़्यादातर मीडियन यानी कि एवरेजली इंटेलिजेंट होती है, इसीलिए वो इस कर्व के बीच में सबसे ज़्यादा पीक आता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हैज़ अ नॉर्मल एंड एवरेज लेवल ऑफ आईक्यू. ठीक है, बहुत हाई आईक्यू जिसका होगा वो पॉपुलेशन वाले लोग कम होते हैं, बहुत लो आईक्यू जिसका होगा वो पॉपुलेशन वाले लोग भी कम होते हैं. बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव एन एवरेज अमाउंट ऑफ आईक्यू, एंड दैट इज what is being represented by this bell shaped curve, also known as the normal probability curve. ठीक है, चलिए, तो ये है एक टेबल. इसको अगर आप याद कर लेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे तो अच्छा रहेगा. दीज आर वेरियस आई क्यू रेंजेस. तो जिसका आई क्यू 130 या 130 के ऊपर होगा, दे विल बी टर्म्ड एज वेरी सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस. ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. आप इस टेबल को अच्छे से देख सकते हैं. जिसका आई क्यू 70 से बिलो होगा, दे विल बी हैविंग सम काइंड ऑफ मेंटल चैलेंजेस एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज. एंड एवरेज आईक्यू कहाँ फॉल हो रहा है? 90 to 109 के आईक्यू रेंज के बीच में एवरेज आईक्यू फॉल होता है. नाउ वी विल टॉक ऑल्सो अबाउट द वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस, कि कई लोगों में इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होती है, वेर एज सम पीपल आर इंटेलेक्चुअली वेरी सुपीरियर. सो व्हाट इज दिस वेरिएशन दैट एग्जिस्ट इन इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस में किस टाइप का वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहा है? तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी. अब इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी को डिफाइन किया गया है प्रॉपरली बाय द अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी. सो अमेरिकन एसोसिएशन है एक प्रॉपर जो कि मेंटल डेफिशिएंसी के लिए है, राइट. एंड दिस अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डेफिशिएंसी हैज़ गिवन अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ व्हाट मेंटल रिटार्डेशन इज. ठीक है, so they say that mental retardation is significantly sub-average general intellectual functioning existing concurrently with deficits in adaptive behavior and manifested during the developmental period. अब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी डेफिनेशन है, बट इसका सिंपल सा मतलब समझने के लिए ये जो तीन चीज़ें यहाँ पे बोल्ड हुई हैं वो समझना ज़रूरी है. सिग्निफिकेंटली सब एवरेज, अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, सिग्निफिकेंटली सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का मतलब होता है कि जिन लोगों का आईक्यू 70 से नीचे होगा. ठीक है, सेकेंड इज डेफिसिट्स इन अडेप्टिव बिहेवियर. अडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है? इट रेफर्स टू अ पर्सन्स कैपेसिटी टू बी इंडिपेंडेंट एंड टू डील विद वंस एनवायरनमेंट, कि जो इन लोग अपने इन्वायरमेंट के साथ अच्छे से डील कर सके, अपने इन्वायरमेंट में इंडिपेंडेंट रह सके, अपने जो छोटे मोटे काम होते हैं वो खुद कर सकें, जैसे कि यूजिंग द वॉशरूम और बेदिंग और ड्रेसिंग अप, डूइंग द होमवर्क, ये सारे जो छोटे छोटे काम हो सकते हैं वो खुद इंडिपेंडेंटली कर सके. दैट इज अडेप्टिव बिहेवियर. बट जो लोग जिन लोगों में मेंटल रिटार्डेशन होता है या फिर इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होती है, अकॉर्डिंग टू AAMD, व्हाट इज इट इज, फर्स्ट थिंग इज कि उनका IQ 70 से नीचे होना चाहिए. सेकेंड थिंग इज कि उनको जो अडेप्टिव बिहेवियर होता है उसमें डेफिसिट्स होंगे. एंड जो थर्ड थिंग है वो ये है कि ये जो डेफिसिट्स होंगे अडेप्टिव बिहेवियर में, दे मस्ट बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड ओनली. डेवलपमेंटल पीरियड एक बच्चे का क्या होता है? बिटवीन 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, तो 0 to 18 ईयर्स ऑफ एज के बीच में अगर ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो कि अडेप्टिव बिहेवियर में डेफिसिट्स है, IQ 70 के बिलो आ रहा है, only then the person would be termed as having mental retardation or having intellectual deficiency. राइट, सो दिस इज द डेफिनेशन. और इस डेफिनेशन के ये तीन सब पार्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. अब जो रिटार्डेशन होता है उसके भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं. ऐसा नहीं है दैट इफ समबडी हैज़ मेंटल रिटार्डेशन तो देयर वुड बी जस्ट वन टाइप, बट देर आर डिफरेंट लेवल्स. कुछ माइल्ड रिटार्डेशन होता है कुछ लोगों का मॉडरेट रिटार्डेशन होता है और कुछ लोगों का सिवियर टू प्रोफाउंड रिटार्डेशन भी होता है. सो व्हाट इज माइल्ड रिटार्डेशन? देखो, रिटार्डेशन होने के लिए IQ तो 70 के बिलो ही होना चाहिए, बट इन केस ऑफ माइल्ड रिटार्डेशन द पीपल हैव IQs बिटवीन समवेयर बिटवीन 55 to 69. ठीक है, एंड व्हाट इज अनदर थिंग दैट इज देयर इज that they can function quite independently, they can also hold jobs, they can also have families, बट उनका जो डेवलपमेंट होता है वो उनके साथ के एज ग्रुप के जो लोग होते हैं उनसे थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा धीरे चलता है,
राइट. हाउएवर दे कैन बी इंडिपेंडेंट, वो फैमिलीज भी रख सकते हैं, वो जॉब्स भी कर सकते हैं, दे कैन डू एवरी अदर वर्क, बट उनका डेवलपमेंट इज़ फेयरली स्लो एज कम्पेयर टू द पीपल ऑफ देयर एज. फिर अगर हम मॉडरेट रिटार्डेशन की बात करें, सो द पीपल विद मॉडरेट रिटार्डेशन हैव IQ समवेयर बिटवीन 40 to 54. इनमें क्या होता है दैट दे लैग बिहाइंड देयर पीयर इन लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स. तो हमारी लैंग्वेज यानी कि स्पीकिंग की जो स्किल्स होती हैं, या फिर मोटर स्किल्स यानी कि अपने हैंड मूवमेंट यूज़ करने की, वॉकिंग की, कोई भी जो मोटर स्किल है, उन सब स्किल्स में वो अपने साथ के एज ग्रुप के जो लोग हैं उनसे पीछे रहते हैं थोड़ा. एंड दे ऑल्सो नीड टू हैव सम मॉडरेट डिग्री ऑफ सुपरविजन इन एवरी डे टास्क. दैट मीन्स दे आर नॉट एज इंडिपेंडेंट एज द वंस विद माइल्ड रिटार्डेशन. दे नीड टू हैव सम वन विद देम ऑलवेज, और थोड़ा बहुत डिग्री ऑफ सुपरविजन उन्हें अपने एवरीडे टास्क में चाहिए होता है. And after that we have severe retardation and profound retardation. Severe retardation is जिनका IQ होता है 25 to 39 के बीच में, and profound retardation is the ones who have IQ below 25. तो इन दोनों केसेस में क्या होता है दैट द इंडिविजुअल इज इनकेपेबल ऑफ मैनेजिंग देयर लाइफ. वो अपनी लाइफ मैनेज करने के लिए इनकेपेबल होते हैं, और उनको एक कांस्टेंट 24/7 केयर चाहिए होती है अपनी लाइफ को मूव फॉरवर्ड करने के लिए. सो दीज आर द डिफरेंट लेवल्स ऑफ रिटार्डेशन दैट एग्जिस्ट. नाउ वील टॉक अबाउट इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस. तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं वेरिएशंस ऑफ इंटेलिजेंस की, तो ऑन वन एंड देर इज इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, बट ऑन द अदर एंड देर इज इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस एज वेल. सो हु आर इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड इंडिविजुअल्स? अब ये जो इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं, दे शो हायर परफॉर्मेंस बिकॉज ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग पोटेंशियलिटीज़. ठीक है, उनकी जो पोटेंशियल होता है किसी भी चीज़ को करने का, वो बहुत आउटस्टैंडिंग होता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दिखाते हैं. और ये जो गिफ्टेड इंडिविजुअल्स के ऊपर स्टडी की गई थी, वो स्टडी की गई थी बाय ल्यूइस टर्मैन. राइट, ल्यूइस टर्मैन वॉज द इंडिविजुअल हु डिड अ स्टडी ऑन द गिफ्टेड इंडिविजुअल्स, एंड इन विच ईयर? इन द ईयर ऑफ 1925. अब देखो, एक डिफरेंस है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन गिफ्टेडनेस एंड बिटवीन टैलेंट. We often say, right, that this person is very talented, and we also say that this person is gifted, but there is a difference that exists between giftedness and being talented. तो गिफ्टेडनेस क्या होता है? दैट इज़ एन एक्सेप्शनल जनरल एबिलिटी. ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल एबिलिटी को इंसान जो शो करे अपनी सुपीरियर परफॉर्मेंस में इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज. तो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में वो एक्सेप्शनल एबिलिटी शो नहीं करता वो इंसान, रैदर एक बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ एरिया होता है जिसमें एक्सेप्शनल एबिलिटी शो होती है. देन वी कॉल दैट पर्सन एज गिफ्टेड, कि बहुत सारे वाइड वैरायटीज ऑफ एरियाज में एक बहुत अच्छी एक्सेप्शनल एबिलिटी शो हो रही है. राइट, बट व्हाट इज टैलेंट? टैलेंट एक नैरो टर्म है, ठीक है, एंड इट रेफर्स टू द रिमार्केबल एबिलिटी इन अ स्पेसिफिक फील्ड. कि एक स्पेसिफिक फील्ड में बहुत अच्छी एबिलिटी है उस इंसान की, दैट मीन्स द पर्सन इज टैलेंटेड इन दैट फील्ड. ठीक है, और जो लोग हाईली टैलेंटेड होते हैं अपने फील्ड में, उन लोगों को कभी कभी हम लोग प्रोडिजी भी बोलते हैं. अब इसका एक बेसिक एग्जांपल क्या हो सकता है कि हो सकता है कोई इंसान फुटबॉल खेलने में बहुत अच्छा हो और बहुत ही ज़्यादा अच्छी एबिलिटी वो इंसान दिखाता हो फुटबॉल खेलने में. सो देन वी कैन से दैट द पर्सन इज वेरी टैलेंटेड इन दिस फील्ड. वी कैन नॉट से दैट द पर्सन इज गिफ्टेड, बिकॉज वो एक रिमार्केबल एबिलिटी शो कर रहा है बट इन अ वेरी स्पेसिफिक फील्ड. Giftedness is when you show a very exceptional general ability and a very superior performance in a wide variety of areas and not just in some specific field. ठीक है, तो ये होता है हमारा intellectual giftedness. Now what are some of the early signs of intellectual superiority? जैसे कि early signs हमें intellectual deficiency में भी दिख रहे थे कि there are deficits in adaptive behavior within the developmental periods. वैसे ही कुछ अर्ली साइंस होते हैं इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी के. अर्ली साइंस क्या होंगे कि बच्चे का जो अटेंशन स्पैन है वो लार्ज होगा, रिकग्निशन मेमोरी वुड बी गुड, देयर वुड बी अ प्रेफरेंस फॉर नोवेलिटी, दैट मीन्स न्यू थिंग्स, न्यू एक्सपीरियंसेस, अ सेंसिटिविटी टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस, एंड सम अर्ली अपीयरेंस ऑफ लैंग्वेज स्किल्स एज वेल. सो दीज आर सम ऑफ द अर्ली साइंस ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपीरियोरिटी.
एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, तो जो चिल्ड्रन गिफ्टेड होते हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिस्टेड हैं. दीज आर वेरी वेरी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, so don't go by word to word, right? So what are these? Advanced logical thinking, questioning and problem solving behavior. फिर जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की स्पीड होती है, किसी भी चीज़ को समझने की स्पीड होती है, दैट इज़ वेरी हाई इन देम. सुपीरियर जनरलाइजेशंस एंड डिस्क्रिमिनेशन एबिलिटी, उनका बहुत जल्दी वो किसी भी चीज़ को जनरलाइज या फिर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं. डिस्क्रिमिनेट मतलब डिफरेंस बता सकते हैं दो चीज़ों में क्या डिफरेंस एग्जिस्ट करे, राइट? दे हैव अ वेरी एडवांस्ड लेवल ऑफ ओरिजिनल एज वेल एज वेरी वेरी क्रिएटिव थिंकिंग. हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, मतलब इंटरनल मोटिवेशन जो होता है वो हाई होता है, सेल्फ एस्टीम जो होता है वो हाई होता है. दे हैव अ वेरी इंडिपेंडेंट एंड अ नॉन कन्फर्मिस्ट थिंकिंग, दैट मीन्स वो किसी के प्रेशर में आके अपनी थिंकिंग चेंज नहीं करते. दे हैव एन इंडिपेंडेंट थिंकिंग, दे डू नॉट गो विद द थिंकिंग ऑफ somebody else. And they have preference for solitary academic activities for long periods. So these are some of the characteristics of the gifted individuals or the gifted children. Now we will talk about the types of intelligence test. हमने बात कर ली है वेरिएशंस क्या होते हैं इंटेलिजेंस में. अब हम बात करेंगे कि जो इंटेलिजेंस टेस्ट हमें प्रोवाइड किए गए हैं उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं. सो फर्स्ट इज इंडिविजुअल टेस्ट वर्सेस ग्रुप टेस्ट. ठीक है, इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं और ग्रुप टेस्ट भी होते हैं, दोनों को पढ़ेंगे विद ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है, सो इंडिविजुअल टेस्ट एज द नेम सजेस्ट दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू वन पर्सन एट अ टाइम. जो इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं वो सिर्फ आप एक बारी में एक ही इंसान को दे सकते हो, वेयर एज जो ग्रुप टेस्ट होते हैं वो एक ही बारी में आप काफ़ी सारे लोगों पर एडमिनिस्टर कर सकते हो. इंडिविजुअल टेस्ट में क्या होता है, जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है, दैट मीन्स द पर्सन हु इज गिविंग द टेस्ट. ठीक है, जो पर्सन अपना टेस्ट किसी सब्जेक्ट से ले रहा है उस इंसान को एक रैपो बनानी पड़ती है उस सब्जेक्ट के साथ. रैपो मतलब एक इनिशियल कॉन्वर्सेशन करना पड़ता है उस सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट को कंफर्टेबल करना पड़ता है ताकि जब वो इंटेलिजेंस टेस्ट दे तो वो अच्छे आंसर्स और सही आंसर्स दे, ऑनेस्ट आंसर्स दे, राइट? So they need to also form a rapport with the subject. They need to be sensitive to what the subject is feeling. Subject के क्या expressions आ रहे हैं, क्या moods हो रहे हैं during the test duration. So पूरा का पूरा ध्यान जो test administrator का है वो अपने subject पर रहता है in case of individual test. वेराज जो ग्रुप टेस्ट होते हैं वो इतनी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड ही नहीं करते कि जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर है वो फेमिलियर हो पाए सब्जेक्ट से, या फिर जो इंसान जो पार्टिसिपेंट है सब्जेक्ट है उसकी फीलिंग्स क्या है, क्या मूड्स हैं, क्या एक्सप्रेशंस हैं, इन सब चीज़ों का टाइम नहीं होता बिकॉज दे आर एडमिनिस्ट्रिंग टू अ ग्रुप नॉट टू एन इंडिविजुअल. इसीलिए कोई रैपो फॉर्मेशन की भी ज़रूरत नहीं होती, राइट? Yes, an initial thing is there wherein the test administrator tells to the group कि मैं एक टेस्ट लेने जा रहा हूँ for this research purpose or for some other purpose and you need to do this and these are the steps that you need to follow while giving this test. बस उतना ही होता है, there is no rapport formation or no individual interaction. And the third difference is that individual tests allow people to answer orally or as well as in a written form. ठीक है, वो लोग orally भी आंसर कर सकते हैं और written form में भी आंसर करते हैं. बट ग्रुप टेस्ट में क्या होता है, यूजुअली एक MCQ फॉर्मेट दिया जाता है जिसमें लोग आंसर करते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट सेट, इंडिविजुअल टेस्ट वर्सेस ग्रुप टेस्ट. अब जो सेकेंड टेस्ट है वो है वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट. ये क्या होते हैं? सबसे पहले वर्बल टेस्ट समझ लेते हैं. नाम से ही पता लग रहा होगा वर्बल है, दैट मीन्स समथिंग टू स्पीक. सो इट रिक्वायर्स द सब्जेक्ट्स टू गिव वर्बल रिस्पॉन्सेस आइदर ओरली और इन अ रिटन फॉर्म. तो उन्हें वर्बल रिस्पॉन्सेस देने होते हैं, या तो वो बोल के वो रिस्पॉन्सेज दें या फिर लिख के वो वर्बल रिस्पॉन्सेज दें. ठीक है, सो दैट ऑल्सो मीन्स कि जो वर्बल टेस्ट हैं दे कैन ओनली बी एडमिनिस्टर्ड टू द पीपल हु आर एजुकेटेड, द लिटरेट पीपल, राइट? नाउ व्हाट अबाउट अ नॉन वर्बल टेस्ट? नॉन वर्बल टेस्ट जो हैं वो पिक्चर्स यूज़ करते हैं, वो शेप्स और इलस्ट्रेशंस यूज़ करते हैं टेस्ट आइटम्स के लिए. Therefore, the non-verbal test can also be administered to people who are not educated and cannot read. Right? एक एग्जाम्पल नॉन-वर्बल टेस्ट का क्या है? रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस. इसमें बहुत सारे पिक्चर्स, शेप्स और इलस्ट्रेशंस यूज़ किए जाते हैं. एंड द थर्ड वन इज परफॉर्मेंस टेस्ट. परफॉर्मेंस टेस्ट क्या होता है?
It requires the subjects to manipulate the objects and other materials to perform a task. इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट को कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट करना होता है, इधर उधर लेना होता है ताकि वो टास्क परफॉर्म कर पाए. फॉर एग्जाम्पल सॉल्विंग अ पजल. अब अगर किसी इंसान को टेस्ट में एक पजल सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो पजल के जो डिफरेंट पीसेस हैं उनको हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं. उन ऑब्जेक्ट्स को उनको मैनिपुलेट करना पड़ेगा, इधर उधर फिट करके देखना पड़ेगा ताकि वो उस पजल को सॉल्व कर पाए. सो दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट. और यहाँ पे रिटन लैंग्वेज की भी ज़रूरत नहीं है, राइट, बिकॉज दिस इज जस्ट you have to manipulate certain objects. So it can also be easily administered to people of different cultures and people who are not well educated. इसका एक एग्जाम्पल क्या है, कोहोस ब्लॉग डिज़ाइन टेस्ट. दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट. और जो थर्ड सेट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट है, दीज आर कल्चर फेयर टेस्ट एंड कल्चर बायस्ड टेस्ट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? कल्चर फेयर टेस्ट क्या होते हैं? दे आर द कल्चरली अप्रोप्रिएट टेस्ट्स. They are the ones which do not discriminate against individuals belonging to different cultures. तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कल्चर फेयर, दैट मीन्स कोई भी इंडिविजुअल किसी भी कल्चर का क्यों ना हो, आप उसे वो टेस्ट एडमिनिस्टर कर सकते हो. उस एक्सपीरियंसेस वुड रिमेन कॉमन टू ऑल द कल्चर्स, चाहे वो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर से हो, कलेक्टिविस्टिक कल्चर से हो, मल्टी कल्चर आइडेंटिटी हो, किसी भी कल्चर से हो, आप उसे कल्चर फेयर टेस्ट दे सकते हो बिकॉज दीज टेस्ट डू नॉट डिस्क्रिमिनेट. whereas a culture biased test discriminates. ठीक है, these are the tests which show a bias to the culture in which they are developed. For example, individualistic culture है, ठीक है, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में कोई टेस्ट डेवलप किया गया है तो वो बायस हो जाएगा उस कल्चर में जिसमें उसे डेवलप किया गया है, and therefore it will assess only the experiences which are common to that particular culture. अगर किसी और कल्चर के लोग उस टेस्ट को देने लग जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा बायसेस आ जाएंगे, रिजल्ट्स जो हैं वो गलत आ जाएंगे. सो देयरफॉर कल्चर फेयर टेस्ट आर द टेस्ट विच कैन एडमिनिस्टर टू पीपल ऑफ ऑल द कल्चर्स, and culture bias tests are the ones which can be administered to only the ones who belong to the culture wherein the test has been created. ठीक है, ये है आपके 3 तरीके के इंटेलिजेंस टेस्ट. द 3 सेट्स, इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप टेस्ट, वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, और कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस टेस्ट. सो दिस वॉज अबाउट इंटेलिजेंस टेस्टिंग, वेरिएशंस इन इंटेलिजेंस. फिर बात करते हैं इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया, कि इंडिया में ये इंटेलिजेंस टेस्टिंग कौन करता है, कैसे की जाती है. सो कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी हैं, कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं. एस.एम. मोहसिन, ही मेड अ पायोनियरिंग अटेम्प्ट इन कंस्ट्रक्टिंग एन इंटेलिजेंस टेस्ट इन हिंदी. ठीक है, तो एस.एम. मोहसिन जो हैं उन्होंने एक अटेम्प्ट लिया था एंड द अटेम्प्ट वाज कि उन्होंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट हिंदी में क्रिएट किया था. Then the second one name that you have to remember is C.H. Rice. In the 1930s, he attempted to standardize the Binet's test. तो अल्फ्रेड बीने का जो इंटेलिजेंस टेस्ट था उन्होंने उसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश की थी इन उर्दू एंड इन पंजाबी. फिर महालनोबीज थे, दे अटेम्प्टेड टू स्टैंडर्डाइज बीनेस टेस्ट इन बंगाली. एंड लॉन्ग एंड मेहता, दे प्रिपेयर्ड अ मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक. क्या प्रिपेयर किया था उन्होंने? मेंटल मेजरमेंट हैंडबुक, जो कि 103 टेस्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस को लिस्ट करता था जो इंडिया में यूज़ हो सकते हैं और वेरियस लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल हैं. एंड देन देयर वाज अ भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर है. एंड ऑफ कोर्स देयर इज NLEPT एट NCERT जिन्होंने इंडियन टेस्ट को डॉक्यूमेंट किया हुआ है और सेव करके रखा हुआ है. डन. सो दिस वाज अबाउट द इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया. आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट कल्चर एंड इंटेलिजेंस, कि कोई इंसान कौन से कल्चर से बिलोंग करता है, वो कैसे उसके इंटेलिजेंस को डिफाइन कर सकता है या कैसे उसके इंटेलिजेंस को अफेक्ट कर सकता है. सो द कल्चरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स अ कॉन्टेक्स्ट फॉर इंटेलिजेंस टू डेवलप. जो हमारा कल्चरल इन्वायरमेंट होता है वो इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है, एक जगह प्रोवाइड करता है. सो बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड वॉट कल्चर इज़, है ना. हमें ये भी पता होना चाहिए कि कल्चर क्या होता है. सो कल्चर इज़ अ कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम, बिलीव्स
एटीट्यूड्स एंड अचीवमेंट्स इन आर्ट एंड लिटरेचर। तो एक कलेक्टिव सिस्टम जो होता है जिसमें कस्टम्स हैं, बिलीव्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, अचीवमेंट्स हैं आर्ट में, लिटरेचर में, उन सब का एक कलेक्टिव सिस्टम को वी कॉल एज कल्चर। सो देर आर टू नोशंस, एक नोशन है वाइगॉट्स्काय का, एक नोशन है स्टर्नबर्ग का। हु वॉज वाइगॉट्स्काय? ही वॉज अ रशियन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। उन्होंने क्या आर्ग्यू किया था? ही आर्ग्यूड दैट कल्चर provides a social context in which people live, they grow and they understand the world around them। अब क्योंकि कल्चर एक सोशल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है जहाँ पे लोग रह भी रहे हैं, उस कल्चर में ग्रो कर रहे हैं, उस कल्चर के अकॉर्डिंग अपने वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, देयरफॉर द कल्चर विल डेफिनेटली हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन इंटेलिजेंस। स्टर्नबर्ग का क्या नोशन था? Sternberg's notion of contextual or practical intelligence implied that intelligence is a product of culture। उन्होंने भी ये चीज़ बोली कि जो इंटेलिजेंस है वो कल्चर का ही प्रोडक्ट है, कल्चर से रिजल्ट होता है इंटेलिजेंस। नाउ वाइगॉट्स्काय ऑल्सो बिलीव दैट कल्चर, ठीक है, वाइगॉट्स्काय का एक और बिलीफ था, और वो बिलीफ क्या था कि जो कल्चर है, जस्ट लाइक इंडिविजुअल्स, दे हैव अ लाइफ ऑफ देयर ओन। कल्चर की भी एक खुद की लाइफ होती है। द कल्चर ऑल्सो ग्रोज एंड चेंजेस एंड इन दैट प्रोसेस स्पेसिफाई व्हाट विल बी द एंड प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसफुल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इसका क्या मतलब होता है कि देखो विद सेंचुरीज ओवर सेंचुरीज कल्चर हैज़ ऑल्सो चेंज्ड। अगर हम अपने इंडिया का ही अगर कल्चर लें तो पहले जो था वो थोड़ा कलेक्टिविस्टिक कल्चर था, but now we are slowly and slowly heading towards nuclear families, heading towards individualistic culture। so the culture, जैसे कि एक इंडिविजुअल चेंज होता है और ग्रो करता है, वैसे ही एक कल्चर भी ग्रो होता है और चेंज करता है, और उसी प्रोसेस में द कल्चर इन्फ्लुएंसेस द इंडिविजुअल एंड द इंडिविजुअल ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द कल्चर, ठीक है। तो जो हमारी नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ होती हैं, नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ जैसे कि हमारी जो एशियन सोसाइटीज़ होती है, एग्जाम्पल इंडिया का भी ले सकते हैं, दे वैल्यू सेल्फ रिफ्लेक्शन, दे वैल्यू अ कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन, ठीक है। पर जो हमारी वेस्टर्न सोसाइटीज़ होती है वहाँ पे क्या वैल्यू होता है? वहाँ पे पर्सनल अचीवमेंट वैल्यू करती है, वहाँ पे एक इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन वैल्यू करती है, राइट। सो दिस वॉज अबाउट हाउ कल्चर एंड इंटेलिजेंस आर इंटर रिलेटेड, है ना। अब अगर हम इंटेलिजेंस को इंडियन ट्रेडिशन में बात करें, ठीक है, कि इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस को कैसे व्यू किया जाता है, वो भी समझना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो हमारा इंटेलिजेंस है इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस को कैसे व्यू किया जा रहा है वो ज़रा समझ लेते हैं। ना इंटेलिजेंस इन द इंडियन ट्रेडिशन कैन बी टर्म्ड एज इंटीग्रल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो हमारा जो इंडियन ट्रेडिशन है उसमें अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, सो इट हैज़ बीन गिवन अ वेरी स्पेसिफिक टर्म एंड दैट टर्म इज इंटीग्रल इंटेलिजेंस। And what does it give emphasis on? It gives emphasis on connectivity with the social and the world environment। कि हमारा जो social environment है उसके साथ how much are we connected would refer to as the integral intelligence। Now JP दास also defined बुद्धि, ठीक है, बुद्धि जो एक हिंदी वर्ड है वो डिफाइन किया गया था JP दास के द्वारा, एंड what he said was that बुद्धि includes the skills like the mental effort, the determination someone has, the feelings a person has, the opinions they have. Along with these things, he also said that it also includes the cognitive aspect. Cognitive aspect जैसे कि what is the amount of knowledge the person has, the understanding and the discrimination ability. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बट इन इंडिया, इन द इंडियन ट्रेडिशन, इट हैज़ बीन टर्म्ड एज बुद्धि एंड इंटीग्रल इंटेलिजेंस, राइट। नाउ देर आर सम फैसेट्स ऑफ इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन, यानी कि इंडियन ट्रेडिशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको इंटेलिजेंस के अंदर काउंट किया जाता है ना। व्हाट आर दीज इंपॉर्टेंट थिंग्स? द फर्स्ट one is the cognitive capacity. What do we mean by cognitive capacity? It is the sensitivity to context, that how well are you able to understand something. कैसी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पा रहा है कि नहीं, हाउ वेल यू आर एबल टू अंडरस्टैंड अ गिवन अमाउंट ऑफ टेक्स्ट, व्हाट इज़ द सेंसिटिविटी यू हैव अबाउट द कॉन्टेक्स्ट इन विच यू आर स्टडिंग समथिंग। तो उन चीज़ों को हम बोल देते हैं कॉग्निटिव कैपेसिटी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द फैसेट्स ऑफ इंटेलिजेंस जो एग्जिस्ट करता है इंडियन ट्रेडिशन में। द सेकेंड वन इज़ द सोशल कॉम्पिटेंस।
सोशल कॉम्पिटेंस मतलब whether an individual has some kind of respect for the social order that exists in the society. ठीक है, elders के towards आप कितने committed हो, और जो यंग लोग हैं, जो लोग नीडी हैं, द पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन यू, हाउ वेल आर यू एबल टू टेक केयर ऑफ देम, डू यू हैव सम काइंड ऑफ कंसर्न्स अबाउट अदर पीपल, एम्पथेटिक हो कि नहीं, राइट, रिकग्नाइजिंग अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव एज वेल, ये सारी चीज़ें जो है दे कम अंडर सोशल कॉम्पिटेंस. तो ये एक तरीके से सोशल इंटेलिजेंस हो जाता है इंडियन ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, राइट. देन द थर्ड कॉम्पोनेंट इज इमोशनल कॉम्पिटेंस और इमोशनल इंटेलिजेंस. What does this mean? This means the ability to self regulate and self monitor the emotions. कि आप क्या feel कर रहे हो, are you able to monitor that, are you able to regulate your own emotions, how honest you are, politeness कितनी है, good conduct है कि नहीं, all of these things come under your emotional competence aspect of intelligence in the Indian tradition. And lastly we have entrepreneurial competence. इसमें क्या होता है, वॉट इज़ द अमाउंट ऑफ कमिटमेंट यू हैव टूवर्ड्स योर गोल, कितने परसिस्टेंट हो आप कोई चीज़ कंटिन्यू रखने में, द पेशेंस यू हैव, हाउ मच हार्ड वर्क यू पुट इन, ठीक है, आपका बिहेवियर क्या गोल स्पेसिफिक एंड गोल डायरेक्टेड है, हाउ मच विजिलेंट यू आर. This is known as entrepreneurial competence. So these are the four facets of intelligence. These are the four areas of intelligence that exist in the Indian tradition, right? So with this we now also talk about emotional intelligence. ठीक है, जो कि बहुत important है आज की डेट में बात करने का, because intelligence is just not limited to logical thinking, analytical reasoning and all of those things. Rather, emotional intelligence is also something that exists. Now what is emotional intelligence? It is a set of skills that underlie accurate appraisal, expression and regulation of emotions. तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक स्किल होती है अकॉर्डिंग टू विच यू आर एबल टू रेगुलेट योर इमोशंस. सी हाउ वेल यू कैन रेगुलेट योर इमोशन, मॉनिटर योर इमोशंस, अंडरस्टैंड योर इमोशंस. ठीक है, आपके क्या एक्सप्रेशंस हैं उनको कितना वेल आप समझ पा रहे हो, उसको हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस. इन लेमैन टर्म्स इट इज़ द फीलिंग साइड ऑफ इंटेलिजेंस. तो इंटेलिजेंस की जो फीलिंग साइड होती है वो होती है इमोशनल इंटेलिजेंस. Now, who introduced this concept? The concept of emotional intelligence was introduced by Salovey and Mayer. These were the two people, right? These two people, Salovey and Mayer, they defined emotional intelligence as the ability to monitor one's own emotions, the emotions of other people, to discriminate amongst those emotions and to use that information to guide one's thinking as well as actions. ठीक है, कि आप खुद क्या इमोशन फील कर रहे हो उसको मॉनिटर कर पाओ, दूसरा इंसान क्या इमोशन फील कर रहा है उसको मॉनिटर कर पाओ, दैट यू आर ऑल्सो एबल टू डिस्क्रिमिनेट अमंग्स द इमोशंस, कि वेदर विच इमोशन इज being happy, which emotion is being sad, right, and to also use that particular information that you have now gathered so that you can guide your thinking and guide your own actions. That is defined as emotional intelligence by Salovey and Mayer, who are the people who first introduced this concept. अब जैसे कि इंटेलिजेंस कोशेंट यानी कि IQ होता है, वैसे ही इमोशनल कोशेंट यानी कि EQ भी होता है, एंड इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट. तो ये सारी बात हो गई इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड. नाउ वी विल टॉक अबाउट सर्टन स्पेशल एबिलिटीज़. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके इस चैप्टर का. स्पेशल एबिलिटीज़ क्या है? सबसे पहले वील टॉक अबाउट एप्टीट्यूड. ठीक है, व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड रेफर्स टू द स्पेशल एबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर फील्ड ऑफ एक्टिविटी. तो कोई भी एक्टिविटी हो, ठीक है, कोई भी स्किल हो, उस पर्टिकुलर फील्ड में क्या स्पेशल एबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं उनको हम बोलते हैं द एप्टीट्यूड, right? Like we say, whether you have the aptitude for reading books, whether you have the aptitude to dance, whether you have the aptitude to study this particular subject or not, right? So aptitude is a combination of characteristics that indicates an individual's capacity to acquire some specific knowledge or skill after training.
दैट बेसिकली मीन्स कि अगर उस चीज़ में उस इंसान को एक ट्रेनिंग या फिर एक पर्टिकुलर स्किल प्रोवाइड किया जाएगा, सो विल द इंडिविजुअल बी एबल टू एक्वायर दैट नॉलेज, विल द इंडिविजुअल बी इन अ कैपेसिटी कि वो उस नॉलेज को समझ के अप्लाई कर सके और उस ट्रेनिंग को यूजफुल बना सके, राइट? And then, in order to be successful in a particular field, a person must have both aptitude and interest. देखो, सबसे पहला तो एप्टीट्यूड भी होना चाहिए उस इंसान के पास. क्यों? क्योंकि उसे अगर पूरी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर दी जाएगी बट दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू एक्वायर दैट नॉलेज, तो फिर देयर विल बी नो यूज. एंड सेकेंडली, इंटरेस्ट शुड ऑल्सो बी देयर. सपोज उस इंसान के पास एप्टीट्यूड तो है, वो ट्रेनिंग के बाद नॉलेज एक्वायर कर पा रहा है या कर पा रही है, राइट, बट उस इंसान का इंटरेस्ट ही नहीं है उस एक्टिविटी में, देन हाउ विल द पर्सन बी सक्सेसफुल? सो देयरफॉर in order to be successful in particular field, the person should have the aptitude, the person should also have interest. Now what is interest? It is a preference for a particular activity. And what is aptitude? Aptitude is the potentiality to perform that activity, right? So this is known as aptitude. After that we will also discuss about the two forms of aptitude test. Aptitude measure करने के लिए भी टेस्ट होते हैं. यूजुअली स्कूल्स में इन अराउंड 9th और 10th और 11th स्टैंडर्ड दे गिव यू एप्टीट्यूड टेस्ट, जिससे आप मेजर कर सकते हो कि कौन सी फील्ड के लिए आपका एप्टीट्यूड है आपके पास, एंड इन विच फील्ड यू शुड एक्सप्लोर योर सेल्फ. So the first type is independent or specialized aptitude tests. Now what are independent and specialized aptitude tests? दे मेजर योर क्लरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, मैकेनिकल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, टाइपिंग एप्टीट्यूड. तो ये सारे जो क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिकल फॉर्मेट के, दे कम अंडर दिस इंडिपेंडेंट और स्पेशलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट. एंड द सेकेंड वन इज मल्टीपल और जनरलाइज्ड एप्टीट्यूड टेस्ट. एग्जाम्पल्स क्या आते हैं इसके? दैट इज डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट इज एन एग्जाम्पल. फिर GATB जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी इज अनदर एग्जाम्पल. फिर ASVAB that is Armed Services Vocational Aptitude Battery is another example. तो ये है कि एप्टीट्यूड क्या होता है किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए. यू शुड हैव एप्टीट्यूड, यू शुड हैव इंटरेस्ट. देन देर आर टू फॉर्म्स ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट ऑल्सो दैट एग्जिस्ट. फिर उसके बाद जो सेकेंड चीज़ हमें डिस्कस करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, दैट इज क्रिएटिविटी. नाउ व्हाट इज क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी इज डिटरमाइंड बाय बोथ हेरिडिटी एज वेल एज एनवायरमेंट. ठीक है, हम बोलते हैं ना दैट दिस पर्सन इज वेरी क्रिएटिव इन दिस फील्ड. तो वो जो क्रिएटिविटी है वो हेरिडिटी भी डिटरमाइन करती है और इन्वायरमेंट भी डिटरमाइन करता है. जस्ट लाइक इन इंटेलिजेंस देयर वाज अ रोल ऑफ नेचर एज वेल एज नर्चर, सिमिलरली क्रिएटिविटी में भी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, राइट? Now limits of the creative potential are set by the heredity. Limits मतलब कि भाई इससे ज़्यादा क्रिएटिव आप अपना पोटेंशियल, इससे ज़्यादा क्रिएटिव पोटेंशियल यू कैन नॉट शो, बिकॉज आपके जो जीन्स हैं, जो हेरिडिटी है, वो लिमिट कर देते हैं. बट जो आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, दे स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी. फॉर एग्जाम्पल, बाय हेरिडिटी जीन्स के द्वारा एक इंसान बहुत क्रिएटिव है इन द फील्ड ऑफ डांस, बट अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, दैट मीन्स उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करी गई टू परस्यू डांसिंग, टू लर्न मोर फॉर्म्स ऑफ डांसिंग, तो वो क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी, है ना. बट अगर वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हों जिसमें उसके जो पेरेंट्स हैं, जो गार्डियंस हैं, वो उस बच्चे को डांस में डालेंगे, डांसिंग क्लासेस में डालेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांसिंग सिखाएंगे, एक्सपोजर देंगे, फिर जो वो क्रिएटिविटी है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होगी और इंक्रीज भी होगी. ठीक है, सो दिस इज द टर्म ऑफ क्रिएटिविटी. एंड देन हाउ आर क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस रिलेटेड? ये दोनों चीज़ें रिलेटेड कैसे हैं? अ पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू लर्न फास्टर एंड रिप्रोड्यूस एक्यूरेटली मे बी कंसिडर्ड इंटेलिजेंट. ठीक है, तो इंटेलिजेंट किस इंसान को हम बोल सकते हैं कि भाई उस इंसान को इंटेलिजेंट बोल सकते हैं जो इंसान के अंदर एबिलिटी हो कि वो चीज़ों को जल्दी समझ ले, लर्न कर ले, और उसके बाद जब कोई उस चीज़ को अप्लाई करने की बारी आए तो भी वो एक्यूरेटली उस चीज़ को अप्लाई कर सके. दैट पर्सन कैन बी कंसिडर्ड एज इंटेलिजेंट मोर देन क्रिएटिव. क्रिएटिव कब होगा कोई इंसान? जब वो किसी चीज़ को करने के नए तरीके ढूंढेगा. व्हेन समबडी विल फाइंड आउट न्यू वेज ऑफ लर्निंग और न्यू वेज ऑफ डूइंग समथिंग, देन वी कैन से दैट द पर्सन इज क्रिएटिव. ठीक है, or Terman, there was a person Terman in the 1920s, he found out
दैट पर्सन विद हाई IQ वर नॉट नेसेसरीली क्रिएटिव। तो इसका मतलब ये नहीं होता दैट इफ यू आर हाई ऑन इंटेलिजेंस, इफ यू हैव अ वेरी हाई IQ लेवल, दैट डजंट नेसेसरीली मीन दैट यू वुड ऑल्सो बी क्रिएटिव। ठीक है, ये टर्मैन ने फाइंड आउट किया था। बट सारा का सारा जो क्रिएटिव वर्क होता है दैट नेसेसरीली रिक्वायर्स सर्टन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो अगर कोई इंसान का हाई IQ है तो ज़रूरी नहीं वो क्रिएटिव हो, बट अगर कोई इंसान क्रिएटिविटी में हाई है देन दैट पर्सन वुड ऑफ कोर्स वुड हैव सर्टन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। वी कैन नॉट से कि उस इंसान का IQ लेवल हाई होगा, बट कुछ अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस उसमें डेफिनेटली होगा, बिकॉज सारे क्रिएटिव वर्क में इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड होती है, राइट। बट इसके बियॉन्ड इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का कोई कोरिलेशन नहीं है, दोनों आपस में कैसे भी कोरिलेटेड नहीं है, राइट। एंड मोस्ट ऑफ द क्रिएटिव टेस्ट दैट एग्जिस्ट, ज़्यादातर जो हमारे क्रिएटिव टेस्ट होते हैं जो मेजर करते हैं व्हाट आर योर क्रिएटिविटी लेवल्स, दे आर ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्यों है? क्योंकि दे गिव यू अ चांस टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, उसी से पता लगेगा हाउ क्रिएटिव यू आर, राइट। So with this we come to an end of this chapter. I'm really happy कि finally आपका first chapter 12th class NCERT का cover हो गया है with 3 parts. तीनों पार्ट्स के जो हैं, 2 पार्ट्स जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं उसका लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, थर्ड पार्ट ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं, और इसी चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि काफ़ी डिटेल्ड होंगे। सो आई कैन से दैट यू कैन रिलाई ऑन दोज हैंड रिटन टेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। वो जो हैंड रिटन नोट्स हैं, उस हैंड रिटन नोट्स की एक PDF है, उस PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर आप उसको डाउनलोड करके सेव कर लें, इन वीडियोस को अच्छे से देखें समझें और फिर उसको कोरिलेट करें अपने हैंड रिटन नोट्स से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, द हैंडल इज़ MindReview1। और आप वेबसाइट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट ब्लॉग्स हैं। वेबसाइट इज़ www.mindreview.in। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। थोड़ा सा लंबा हुआ है ये वीडियो, बट डिटेल में डिस्कस करना और समझना ज़रूरी होता है, दैट इज़ वाई द वीडियो इज़ लॉन्ग। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड मोर कॉन्टेंट ऑन साइकोलॉजी एज वेल एज मेंटल हेल्थ। सो टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।